students, welcome back on Concept Zone. So today we will start our new topic which is Neolithic Age. इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं. पहला टॉपिक था पेलियोलिथिक एज का और उसके बाद अपन ने कंप्लीट किया था नियोलिथिक एज. तो मेसोलिथिक एज इससे ठीक पहले वाला टॉपिक था जिसको आप हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण काल. उससे पहले हमने कंप्लीट किया था पाषाण काल वाला जो पुराना वीडियो है. और आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल के बारे में. आज का टॉपिक है नियोलिथिक एज. ठीक है, इससे पहले अपन ने दो वीडियोस पढ़े हैं. पहला था पाषाण काल के लिए है ना, पेलियोलिथिक एज. उसके बाद में अपन ने कवर किया था मेसोलिथिक एज और अब अपन कवर करने वाले हैं नियोलिथिक एज को. इसके बाद एक वीडियो और आएगा चाकोलिथिक एज का. ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं पाषाण काल है ना, इसको आप कहते हैं मध्य पाषाण काल और ये है नव पाषाण काल हिंदी में है ना. ये अपन कंप्लीट करने वाले हैं. इसका मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था 2 मिलियन से लेकर 10,000 के आसपास तक का. इसके बाद अपन कंप्लीट किया था 10,000 से लेकर अप्रॉक्स 8,000 के आसपास तक का. ये अपन कंप्लीट करने वाला है 8,000 से लेकर लगभग 3,500. और मैं बात बता दूं ये सब बीसी के अंदर है. और अगर आपको ये कैलेंडर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मेसोलिथिक एज वाला वीडियो देखिए. सबसे पहले मैंने इस कैलेंडर के बारे में ही बात की है कि ये कैलेंडर उल्टा क्यों चल रहा है. मैंने इसके अंदर बताया था कि एक नंबर लाइन को अगर आप 0 मान के चलोगे तो अगर आपको -1 -2 -3 अगर आप कैलकुलेट करते हो और यहाँ पे 1 2 3 मान के चलते हो और इस अगर आप इन सबको ईयर्स मानते हो तो अब जब यहाँ से इस तरफ की अगर मूव करोगे तो पहले कौन आएगा, -3 आएगा, बाद में -2 आएगा. तो अगर मैं माइनस को हटा के इसकी जगह मैं बिफोर कैलकुलेट करूं, बिफोर क्राइस्ट, इसको अपन बिफोर क्राइस्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर इसको 0 बोला जाता है. इससे पहले वाले टाइम को बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ नहीं है, ये आफ्टर डोमिनो है. ये बात ध्यान रखें प्लीज. और ये जीसस क्राइस्ट का इस टाइम पर जन्म हुआ था इसलिए अपने सिर्फ 0 को यहीं पर अपने को 0 मानते हैं और इससे पहले वाले को बिफोर क्राइस्ट मानते हैं. ये मैं आपको पीछे वाले वीडियो में काफी अच्छे से समझा चुका हूँ, तो प्लीज एक बार आप उसे रेफर कर लें इस कैलेंडर के लिए है ना. तो आज अपन बात करने वाले इस चीज के बारे में, इस पीरियड में क्या हुआ था. तो हमने जब शुरुआत में जब मैंने बताया था पेलियोलिथिक एज के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि कैसे माइग्रेशन हुआ अफ्रीका से, कैसे स्टार्ट हुआ सारा माइग्रेशन और कैसे नाइल रिवर को पार करते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ कैसे लोग बढ़े, कैसे ग्रासलैंड की तरफ बढ़े, कैसे क्या हुआ, सब कुछ मैं इस पार्ट में बता चुका हूँ. उसके बाद अपन ने बात करी थी कि हाँ भाई अगर मान लीजिए हजारों सालों से अगर आप किसी रिवर के किनारे रह रहे हो तो काफी आपने खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती होगी. तो हमने काफी सारे जानवरों को मारना सीखा होगा. तो हम बेसिकली हंटिंग के ऊपर हमारा पूरा ध्यान था. हमने वहां पर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करी थी, कैसे बाद में एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जोर दिया गया, कैसे उन्होंने फायर की डिस्कवरी करी. ये सारा काम हम पहले पीछे 2 वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर चुके हैं. तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर अगर आप 8,000 ईयर एगो तक की बात करो तो इट्स अ ह्यूज टाइम. और अगर आप इस पीरियड के अंदर किसी जानवर को मारने के लिए पत्थरों का यूज करते हो, पत्थरों की यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज लिथिक एज. दैट्स व्हाई अपने इसको लिथिक एज बोल रहे हैं क्योंकि हमने पत्थरों का यूज किया था मारने के लिए, क्योंकि हमारे पास में पर्टिकुलर कोई उस टाइम पे मेटल थी नहीं जिसको अपन ऐसे यूज की जा सके है ना. तो इस टाइम पर अगर आप खुद से सोचिए, अगर आपको ये चीज है पर्टिकुलर हजारों सालों तक अगर आप उसका यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको एज ए पत्थर मान लेता हूँ एक है ना, लिथिक मान लेता हूँ, एक स्टोन मान लेता हूँ. अगर मैं इसी से मारता हूँ अगर किसी को तो अगर मेरा ये एक फेवरेट बन गया है, मैं सालों से इसी को यूज कर रहा हूँ, तो इट मीन्स इफ इट इज माई फेवरेट, अगर ये मेरा खुद का है तो मुझे इसका कंजर्वेशन करना शुरू करना पड़ेगा है ना. तो लास्ट वाले मैंने आपको बताया था कि हजारों सालों से इन पत्थरों का यूज करने के कारण हमें समझ में आया कि भाई ये मोटा जो है इसकी वजह से ये आगे सामने वाले जानवर को मार नहीं सकता है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तीखा करना पड़ेगा. तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन यहाँ पे चालू हो गई थी, वो जो कि मेसोलिथिक एज में था. अब बाद में जब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन भी चालू हो गई उसके बाद में क्या हुआ, शार्पनेस और ड्रेसिंग के बाद जब हम इसे एज अ फेवरेट अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फेवरेट है, अगर मेरा ये खुद का है तो मैं इसकी क्या करूंगा, देखभाल करना शुरू कर दूंगा. और इसकी देखभाल के लिए ही हम नियोलिथिक एज के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखते हैं स्टोन्स के अंदर. हमें मिलता क्या है, पॉलिश्ड स्टोन देखने को मिलते हैं, पॉलिश्ड एंड ड्रेस्ड स्टोन. यहाँ पर एक आप इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप जो इमेज देख पा रहे हो उसके अंदर आप खुद चेक कीजिए कि कैसे जो अपने जो पत्थर हैं उनके ऊपर कैसे पॉलिशिंग की हुई है, कैसे एकदम तराशा गया है उनको.
और अभी जो यहाँ पर आप इस तरफ इमेज जो देख पा रहे हो, इस इमेज के अंदर आप गौर करो, इस और इस इमेज के अंदर दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको दोनों इमेजेस के अंदर। यहाँ पर जो स्टोन्स है उनके ऊपर क्या है, पॉलिश की हुई है, और यहाँ वाले जो स्टोन्स है बिल्कुल मतलब जो मेसोलिथिक एज के और पैलेलिथिक एज के, उन स्टोन में और इन स्टोन में रात दिन का फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि भाई, क्योंकि अफ्रीका के बारे में मैंने बताया था, अफ्रीका वाले रीजन से इन्होंने माइग्रेट किया था, है ना। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि रिवर के किनारे पर, मतलब ऑन द बैंक ऑफ रिवर काफी सारी सिविलाइजेशन है। तो ये सारे के सारे लोग क्या हुए, मतलब वहीं पर जाकर मतलब रहना शुरू किया होगा इन्होंने, है ना। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, तो इस टाइम पर मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने बताया था आपको कि कैसे फिशिंग के ऊपर जोर दिया गया था, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर भी जोर दिया गया, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। अब एग्रीकल्चर के अंदर काफी सारी जो मतलब मेन जो क्रॉप्स थी वो कौन कौन सी थी, वीट, है ना। वीट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं होर्स ग्राम की, होर्स ग्राम काफी ज्यादा यूज किया गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जनरेट किया गया, क्रॉप की करी इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं एक रागी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फसलें हैं, उस टाइप की क्रॉप है उस टाइम की। इसको हिंदी में गेहूं कहते हैं, है ना, अगर कोई हिंदी मीडियम से तो प्लीज, है ना। और ये रागी है, ये आप लोग सभी जानते ही हो, है ना। तो ये सारी एग्रीकल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अगर आपको मैं कहूं कि कौन कौन से नए डेवलपमेंट देखने को गए, तो यहाँ पर क्योंकि एक जगह पर रहना शुरू हो गए थे लोग, सेडिमेंटेशन लिविंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेडिमेंटेशन लिविंग स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ ये क्रॉपिंग, यानी कि क्रॉपिंग फसल के कारण, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री के कारण। तो ये जब एक जगह रहने स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ काफी सारा, है ना, प्लस फिशिंग इन्होंने कंप्लीट करी, मतलब इन्होंने सीखा। और एक हमने बात करी थी एनिमल हस्बेंड्री से, है ना। तो यहाँ से इन्हें काफी सारी चीजें खाने पीने की मिलने लगी। तो अब इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी तो, और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर हम खाने पीने की बात करूं कुछ ज्यादा मात्रा में होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर करना शुरू कर देंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हो। जब अपन उसे स्टोर करेंगे तो स्टोर किस में करेंगे, हाथों में तो स्टोर करेंगे नहीं। तो यहां से कंसेप्ट आया पोट्री का। किस चीज का, पोट्री का कंसेप्ट आया कि पोट्री का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर क्या है, पोट्री का फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो लोगों ने फूड स्टोरिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि वो लॉन्ग टर्म के अंदर उस चीज को यूज कर सके, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए यूज कर सके, है ना। तो ये बात आप लोगों ने जानी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कौन कौन सी साइट्स है जहां पर एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, तो मैं अभी आगे साइट्स के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन सी साइट्स है। साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज इन इंडिया। इस चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी सारी साइट्स है, लेकिन जो डोमिनेंट जो साइट्स है न्यूलिथिक एज की, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढी है, उनमें से सबसे बड़ी मेन जो साइट्स हैं उनमें से एक दो है श्रीनगर के अंदर। एक तो आपने बुरजाहोम का नाम सुना होगा, और एक दूसरा है गुप्तकाल, है ना। कौन सा है, गुप्तराज, ये गुप्तराज, और दूसरा है बुरजाहोम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो साइट्स हैं, दोनों ही श्रीनगर के पास है ना, दोनों ही श्रीनगर के पास है। आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा होगा, है ना। इंडिया के मैप के अंदर आप दोनों को चेक कर सकते हो, दोनों पास में, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा पास पास है ना, दोनों ही पास पास में है, श्रीनगर के अंदर है। और अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करो, अभी का जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के अंदर ये जो बुरजाहोम वाला जो साइट है, ये मैंने खुद से चेक किया हुआ है कि ये वाला जो बुरजाहोम वाली साइट है, ये काफी ज्यादा नजदीक पड़ जाती है झेलम रिवर के। झेलम रिवर के भी पास है, प्लस इसके आसपास में ही, पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, डल लेक दिखेगी आपको। डल लेक बुरजाहोम वाली साइड के, बुरजाहोम वाली साइड के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूरी पर डल लेक भी है आज की। और अगर मैं बात करूं रिवर की, तो रिवर आसपास के अंदर एक झेलम रिवर इनके बहुत ही ज्यादा नजदीक पड़ती है ना, मॉडर्न इंडिया के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो साइट्स है अपनी, एक है चिरान, जो कि बिहार के अंदर स्थित है ना, चिरान जिसके अंदर, जो कि बिहार के अंदर स्थित है।
एक है यूपी के अंदर, यूपी वाली साइट का नाम है कोलधीवा। यूपी के अंदर एक साइट है कोलधीवा, ये यूपी के अंदर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है ना। इसके अलावा आपको एक साइट आपको मिलती है पय्यमपल्ली के नाम से, जो कि अपने वेल्लोर के अंदर स्थित है। कहां पर है? वेल्लोर के अंदर। वेल्लोर तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं। ये ज्यादा दूर नहीं है, चेन्नई से काफी ज्यादा दूर नहीं है, वे चेन्नई के ठीक पास में वेल्लोर है। वेल्लोर के पास में पय्यमपल्ली पड़ता है, वेल्लोर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पय्यमपल्ली पड़ता है। वहां पर भी मतलब ये न्यूलिथिक एज की एक साइट है ना। तो ये बेसिक साइट्स की, अब मैं इन सभी का आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस क्या क्या है मैं आपको एक एक साइट के हिसाब से बता देता हूं। चलिए, अगर मैं बात करूं गुफकराल की, ये गुफकराल और जो अपने दूसरी वाली साइट है अपनी बुरजाहों, तो इन दोनों से हमें बेसिकली मिलता क्या है मैं आपको बता दूं। गुफकराल वाला जो है एरिया, यहां पर आपको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन के यहाँ पर थोड़े बहुत एविडेंस मिले हैं इन दोनों चीजों के। अगर मैं बात करूं दूसरा वाला जो है अपना बुरजाहों, यहाँ पर हंटिंग और फिशिंग के बारे में, हंटिंग एंड फिशिंग के यहाँ पर काफी सारे एविडेंस मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आसपास में जितने भी सिविलाइजेशन है वो सारी किसी जगह पर मिलेगी जो किसी ना किसी रिवर के बैंक पर होगी, किनारे पर होगी, मैंने जैसा कि बताया। तो यहाँ पर काफी सारे जो एविडेंस मिले हैं वो हंटिंग और फिशिंग के मिले हैं आपने, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एनिमल्स, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो गई थी, मैंने आपको बताया, और हंटिंग का तो काफी ज्यादा डोमिनेंस था ही। तो इन हंटिंग की वजह से इनकी जो बोन्स थी, एनिमल्स की बोन्स, इन बोन्स का इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया और बोन्स के टूल बनाने शुरू कर दिए। बोन्स टूल्स भी यहाँ पर देखने को मिले, है ना। तो ये जो चीज है वो हमें कहां पर मिली है? बुरजाहों के अंदर मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के बाद में, एग्रीकल्चर और यहाँ पर मैं बता चुका हूं, यहाँ पर भी आपको बोन टूल्स देखने को मिले थे। तो ये बात हो गई अपनी पूरी गुफकराल के अंदर हमें क्या देखने को मिला और बुरजाहों के अंदर हमें क्या देखने को मिला, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं बाकी जो साइट्स अपने इंडिया के अंदर, उनका क्या रोल है, वहां से हमें क्या क्या देखने को मिला है ना। अगर मैं बात करूं अपना चिरान के अंदर, है ना, चिरान, चिरान मैंने आपको बताया बिहार के अंदर है ना। चिरान बिहार के अंदर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिले बोन टूल, है ना। काफी सारी मतलब बिहार के कुछ केव्स भी है वहां पर, आपको अभी जो पीछे आपने इमेजेस देखी होगी वहां पर, है ना। और चिरान के अंदर आपको ये देखने को मिला। और पय्यमपल्ली, अगर मैं बात करूं पय्यमपल्ली की, पय्यमपल्ली, प्लीज आप जो प्रोनाउंसिएशन है अगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, है ना। तो पय्यमपल्ली जो मैंने आपको कहां पर बताया था, वेल्लोर के अंदर मैंने बताया था। कहां पर है वेल्लोर? तो वेल्लोर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर, है ना। यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर के अंदर होर्स ग्राम के काफी अच्छे मतलब एविडेंस मिले हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था, है ना। इसके अलावा आपको ग्रीन ग्राम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब एक्सकेवेशन वाले टाइम पर ग्रीन ग्राम, है ना। तो ये कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो हम हिस्ट्री जो अपनी जो है इन सब में हमें, हमारे पास में कोई रिटर्न प्रूफ में नहीं है कि हाँ भाई ये ऐसा ही हुआ होगा, जो कि अपने पास मिडिवल हिस्ट्री के अंदर जो है सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहां से कुछ ना कुछ मतलब लिखी हुई चीजों पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ये सब क्या है? अजम्पशंस है। हमें एक्सकेवेशन के बाद में जो हमारे पास में जो चीजें थी, जो हमें मिला है आउटपुट में, तो हम उसके बिहाफ पर अब एक स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर वहां पर होर्स ग्राम मिला है, ग्रीन ग्राम मिला है या फिर बोन टूल्स मिले हैं, तो अपन इससे कुछ हद तक ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वहां पर एग्रीकल्चर का एक अच्छा डोमिनेंस था, है ना। यहाँ पर अभी तक हमें कोई मेटल नहीं मिली थी, यहाँ पर अभी तक हमें कोई मेटल नहीं मिली है। इस बात का ध्यान रखें, अगर अब तक मेटल मिलती तो यहाँ पर अभी तक मेटल का जिक्र किया हुआ होता, लेकिन अभी तक कोई मेटल नहीं मिली थी। न्यूलिथिक एज तक कोई भी मेटल का अभी तक यूज नहीं हुआ है, एक बार अच्छे से ध्यान रख लें, है ना। सॉरी।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, पोट्री मिला, पोट्री देखने को मिला, मतलब फूड स्टोरेज का काफी अच्छा यूज किया जाता था यहाँ पर, है ना। मतलब इनको अच्छे से पता था कि फूड स्टोरिंग को कैसे किया कंप्लीट किया जाता है, पोट्री कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में काफी अच्छा इनको नॉलेज था। इसके अलावा अगर हम कहें तो बोन टूल्स का, मतलब इन्हें इस चीज का पता था कि बोन टूल्स बनाकर हम मतलब उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो ये कुछ जो स्टोरीज है वो हम एक्सकेवेशन के बिहाफ पर बता रहे हैं, जो भी अपन जो हमें आउटपुट में मिला एक्सकेवेशन के अंदर, है ना। सो यहाँ तक था ये अपना पूरा नियोलिथिक एज का। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे चाकोलिथिक एज के बारे में। तो कहाँ से कंप्लीट हो गया, प्लीज ध्यान रखें, 2 मिलियन टू 10,000 पेलियोलिथिक एज, 10,000 टू 8,000 मेसोलिथिक एज, और 8,000 टू 3,500 तक हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, नियोलिथिक एज खत्म हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं चाकोलिथिक एज के बारे में, है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चाकोलिथिक एज के अंदर आपको एक नई जो मेटल है वो इंट्रोड्यूस होगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं इनके अंदर। और नेक्स्ट जो चाकोलिथिक एज है उनमें क्या डिफरेंसेस आए, है ना, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या अपना जो चेंजेस आए हैं, क्या क्या डोमिनेंस हुआ है, कुछ नई मेटल आई है कि नहीं आई है, उसके लिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाएं और एक बार पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखें, और इस चीज को भी उसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। और ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू रहेगी, एशियन सीरीज है। इसके अलावा मैंने 2-3 सीरीज और चला रखी है। एक, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स के अंदर क्या है कि मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में काफी अच्छी बात करी हुई है कि आप कैसे कैलकुलेशन को अपनी फास्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप जाएं और इस सीरीज को भी एक बार चेक करें, वैदिक मैथमेटिक्स की। इसके अलावा मैंने एक रीजनिंग की सीरीज चलाई हुई है, उसके अंदर मैंने अभी तक 1-2 वीडियो अपलोड करे हुए हैं अपने फिलॉसफी यानी कि न्याय के लिए, है ना। आप उन वीडियोस को चेक करोगे तो आपको एक अलग से अप्रोच मिलेगी चेक करने की, यहाँ पर कि हाँ इन क्वेश्चंस को बिना कोई अजम्पशन लिए भी, बिना कोई पॉसिबिलिटी बनाए भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उन्हें भी आप प्लीज चेक करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।